हमारे पास एक ब्लॉक था और वो ब्लॉक हमने सीलिंग से कनेक्ट किया था। दो वायर थी, दोनों में बतानी थी टेंशन। सो देयर वाज द मास m। एक तरफ का जो एंगल था वो था अल्फा, और इधर की तरफ जो ये एंगल था दैट वाज बीटा। तो अगर मुझे लामीज थ्योरम से नहीं करना होता तो ये सवाल कैसे होता? एक तो इस वायर में टेंशन होगी, मान लीजिए T1, इसमें टेंशन होगी, मान लीजिए T2, और ये नीचे की तरफ होगा mg। ओके बच्चों, इस T1 के कंपोनेंट कर रहा हूं मैं। T1 का कंपोनेंट विदाउट लामीज थ्योरम, ये सवाल कैसे होगा वो डिस्कस कर रहे हैं। T1 cos अल्फा, और ये जो कंपोनेंट होगा ऊपर की तरफ दैट विल बी T1 sin अल्फा। T1 का कंपोनेंट किया मैंने, और इसके बाद में T1 अब यहां से हटा देता हूं। T1 के मैं कंपोनेंट कर चुका हूं, हटा दीजिए इसको। इसी तरह से ये जो T2 है, इस T2 का ये कंपोनेंट आएगा T2 cos बीटा, और ऊपर की तरफ कंपोनेंट आएगा T2 sin बीटा। और अब T2 को भी हटा दीजिए। और डाउनवर्ड लगा हुआ है mg, और आपसे कहा गया था कि ये इक्विलिब्रियम है। अगर इक्विलिब्रियम है तो मतलब ब्लॉक ना तो लेफ्ट जा रहा है ना राइट जा रहा है। तो लेफ्ट वाला फोर्स मतलब T1 cos अल्फा, राइट में जो फोर्स लगा हुआ है T2 cos बीटा, उसके बराबर होना चाहिए। इक्वेशन नंबर 1। और ऊपर जो फोर्स लगा हुआ है ऊपर, और नीचे जो फोर्स लगा हुआ है वो भी बराबर होने चाहिए, जिससे ऊपर नीचे मूवमेंट ना हो। सो T1 sin अल्फा प्लस T2 sin बीटा इज इक्वल टू mg। दैट विल बी इक्वेशन नंबर 2। यहां तक बात समझ में आई हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। T1 के कंपोनेंट कर दिए, T2 के कंपोनेंट कर दिए, और इक्विलिब्रियम के लिए लेफ्ट का फोर्स राइट से बैलेंस और अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स से बैलेंस। समझ गए? चलिए, हमें कैलकुलेट क्या करना है, T1 और T2। तो एक काम करते हैं, ये मुझे बता दीजिए कि मैं इक्वेशन नंबर 1 से T1 को क्या लिख सकता हूं। इक्वेशन नंबर 1 से T1 को क्या लिख सकता हूं? T2 cos बीटा अपॉन cos अल्फा। तो T1 की ये वैल्यू मैं यहां रिप्लेस कर रहा हूं, T2 cos बीटा अपॉन cos अल्फा। इक्वेशन नंबर 1 से T1 की वैल्यू यहां रिप्लेस कर दी, तो ये मल्टीप्लाइड बाय साइन अल्फा प्लस T2 साइन बीटा इज इक्वल टू mg। नीचे क्या आ रहा है, cos अल्फा। अगर मैं पूरी इक्वेशन को cos अल्फा से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये नीचे वाला cos अल्फा हट जाएगा। तो पूरी इक्वेशन को cos अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो, T2 cos बीटा साइन अल्फा प्लस T2 साइन बीटा cos अल्फा इज इक्वल टू mg cos अल्फा। स्टेप क्लियर? पूरी इक्वेशन को cos अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया है, और अब T2 ले लिया है कॉमन। T2 कॉमन, क्या बचेगा,
साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू एम जी कॉस एल्फा। तुम में से कोई बता सकता है किसका फॉर्मूला है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। एनीवन? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी? नहीं? यस आयांश, ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। शाबाश। तो साइन एल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लिखा है ये। साइन एल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस एल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू एम जी कॉस एल्फा। तो बच्चों T2 की वैल्यू आ गई एम जी कॉस एल्फा अपॉन साइन एल्फा प्लस बीटा। दिस इज T2, दिस इज T2। मैच कर लो, लामीज थ्योरम से पहले ही कर चुके हैं सवाल। मैच कर लो, यही आया था या नहीं आया था? ओके। और इक्वेशन नंबर 1 से T1 क्या निकाला था? T2 cos बीटा अपॉन cos अल्फा। तो इक्वेशन नंबर 1 से T1 था T2 cos बीटा अपॉन cos अल्फा। तो मैं T2 की ये वैल्यू यहां पे रिप्लेस कर रहा हूं। तो mg cos अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, T2 की वैल्यू मल्टीप्लाइड विद cos बीटा अपॉन cos अल्फा। ये cos बीटा और cos अल्फा ये ऐसे ही रहे और T2 की वैल्यू मैंने यहां पे रिप्लेस कर दी। तो ये cos अल्फा से कैंसिल हो गया और T1 आपके पास हाजिर है। T1 की वैल्यू आ गई mg cos बीटा, T1 की वैल्यू आ गई mg cos बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। मैच कर सकते हो आप T1 और T2 की ये वैल्यूज कल आई थी या नहीं? चलें आगे। एक सवाल और ट्राई करते हैं। ओके वंश, अभी करता हूं मैं स्क्रॉल अप, एक सवाल जरा लिख दूं फिर लेना स्क्रीनशॉट। बच्चों ये एक मास है m, ये एक और मास है m। एक फोर्स लगाया हुआ है इस तरह, इस फोर्स की वैल्यू हमने उतनी ही ली है जितना कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट है। हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रखा है F जो कि mg के बराबर है राइट साइड में, जिसकी वजह से ये जो सिस्टम है ये थोड़ा इस तरह से हमने टेढ़ा कर रखा है। अगर ये फोर्स मैंने नहीं लगाया होता तो ये सिस्टम इस तरह से होता, ऐसे ऐसे था ये। तो मैं फोर्स लगा के इसको खींच के इधर साइड में ले गया तो आपको ये नया अरेंजमेंट नजर आ रहा है। और आपसे पूछा गया है फाइंड फाइंड टेंशन इन ईच वायर, find tension in each wire and also angle made by each wire with vertical
with vertical in the given equilibrium position. In the given equilibrium position, बच्चों जहां नजर आए वायर वहां बना दो टेंशन। तो बेसिकली यहां दो वायर हैं, दोनों वायर में टेंशन होंगी। टेंशन हमेशा इनवर्ड्स होती है, अंदर की तरफ होती है। तो एक वायर में टेंशन को T1 मान लिया है, एक्शन रिएक्शन पेयर, और दूसरी वायर में टेंशन को T2 मान लिया है, एक्शन रिएक्शन पेयर। तो उन्होंने कहा कि टेंशन इन ईच वायर बताइए। इसका मतलब एक तो आपसे T1 और T2 पूछा गया है, और आपसे कहा गया है कि ईच वायर वर्टिकल से कितना एंगल बना रही है, वर्टिकल से। तो मान लीजिए कि ये वाला एंगल अल्फा है और ये जो एंगल है ये है बीटा। तो आपसे अल्फा पूछा गया है और बीटा पूछा गया है। ये जो गिवन इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये आपने पकड़ा हुआ है नीचे वाले ब्लॉक को हॉरिजॉन्टली, एक फोर्स लगा के आपने पकड़ रखा है। सिस्टम इस टाइम रुका हुआ है। तो इस मोमेंट पर ये पूछा गया है आपसे, इस मोमेंट पर दोनों वायर में कितनी टेंशन है, T1 T2, और आपसे पूछा गया है कि दोनों वायर ने वर्टिकल से कितना एंगल बनाया हुआ है। वर्टिकल से कितना एंगल बनाया हुआ है दोनों वायर ने। ये लीजिए, पिछले वाले सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वंश, ये सवाल वैसे आप लामीज थ्योरम से ही करिए तो ये बेटर है। कल मैंने लामीज थ्योरम से करा दिया था ये सवाल और जल्दी से हो गया था। ये तो मैंने आज ऐसे ही करके दिखाया कि देखो कंपोनेंट अप्रोच से भी कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स 0। तो लेफ्ट राइट ऊपर नीचे के फोर्सेस को इक्वेट कर दिया जाए अगर, तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट लगाया है। अल्फा बीटा T1 T2, शुरू करें। देखो बच्चों, मुझे जरा थोड़ी सी हेल्प कर दो। ये बताओ ये एंगल में कितना लिखूं, जल्दी से। ये एंगल में कितना लिखूं, जल्दी करो। अल्फा, राइट। अपोजिट एंगल अल्फा लिखूं, शाबाश। ये एंगल अल्फा लिखूं। अगर ये एंगल अल्फा लिख दिया तो बोलो ये कंपोनेंट कितना होगा। T1 cos अल्फा, और ये कंपोनेंट होगा T1 sin अल्फा होगा। और बच्चों अर्थ इस ऑब्जेक्ट पर क्या लगाएगी, नीचे की तरफ mg। इतनी बात एकदम क्लियर है। देखिए राइट साइड में एक फोर्स आपने लगा रखा है, वो mg के बराबर ये दे रखा है, गिवन है। एग्जामिनर ने कहा आपने जो फोर्स लगाया वो mg के बराबर लगाया। ये फोर्स आपने लगा रखा है F इज इक्वल टू mg। नीचे जो फोर्स mg लग रहा है अर्थ लगा रही है इस ऑब्जेक्ट पे, F इज इक्वल टू mg। इस T1 के कंपोनेंट कर दिए ऊपर T1 cos अल्फा और लेफ्ट में गया T1 sin अल्फा। बच्चों अगर इक्विलिब्रियम है, अगर इक्विलिब्रियम है तो इसका मतलब ये ब्लॉक ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ना लेफ्ट जा रहा है ना राइट जा रहा है। तो उसके लिए आपके नेट फोर्स को बैलेंस होना चाहिए। अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के बराबर आना चाहिए, और लेफ्ट में जो फोर्स है वो राइट वाले फोर्स के बराबर आना चाहिए। तो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर, तो मैंने लिखा T1 cos अल्फा इज इक्वल टू mg, इक्वेशन नंबर 1। ऊपर वाला फोर्स T1 cos अल्फा, नीचे वाले फोर्स mg के बराबर, तो T1 cos अल्फा इज इक्वल टू mg। लेफ्ट में जो फोर्स है राइट वाले फोर्स के बराबर, दैट मींस T1 sin अल्फा
is equal to mg as well. T1 sin alpha is equal to mg. इक्वेशन नंबर सेकंड, लेफ्ट का फोर्स राइट के बराबर, ऊपर का फोर्स नीचे के बराबर। समझ गए? तो अगर हम 1 और 2 इक्वेशन को सॉल्व कर लें, मैं इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देता हूं, इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देता हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड अपॉन लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड अपॉन लेफ्ट हैंड साइड, T1 कैंसिल हो जाएगा, राइट हैंड साइड अपॉन राइट हैंड साइड, mg अपॉन mg, दैट विल बी 1। तो यहां से अल्फा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री, अल्फा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। और अगर अल्फा 45 डिग्री है तो किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर लीजिए, किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर लीजिए, चाहे फर्स्ट में या सेकंड में। अगर अल्फा 45 है तो T1 cos अल्फा इज mg, cos अल्फा cos 45 दैट इज 1/√2। तो T1 की वैल्यू √2 mg। जल्दी से यस सर लिख दो अगर इतनी बात क्लियर हो गई हो तो। दो आंसर आ चुके हैं, एक तो हमें T1 पता चल गया और एक हमें अल्फा पता चल गया। T1 और अल्फा। अब चलते हैं T2 और बीटा को कैलकुलेट करने के लिए। अब जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं क्योंकि कुछ रब कर देता हूं ना, यहीं पे कर देता हूं सॉल्व। तो चलिए बेटा, इतना काम खत्म हुआ, मैं यहां से फालतू इन्फॉर्मेशन हटा देता हूं। अब बस उतना ही रखूंगा जितने पे आपका ध्यान होना चाहिए, बाकी कैलकुलेट करने के लिए ये सब हटा देता हूं। अब इस सब को भूल जाओ। और अब इस पे ध्यान दो। अब ये जो ऊपर वाला ब्लॉक है, जरा इसके फ्री बॉडी डायग्राम पे ध्यान दो। बच्चों, अगर ये एंगल बीटा है तो मुझे बताओ कि ये एंगल कितना होगा? बीटा मानते हो? तो T2 का कंपोनेंट होगा ये T2 cos बीटा, और इधर जो कंपोनेंट आएगा T2 sin बीटा। ये तो मैंने किए T2 के कंपोनेंट। नीचे की तरफ अर्थ हर किसी मास को पुल करती है और कितना फोर्स लगाती है? mg। ये जो m आपको नजर आ रहा है, ये वाला m, इस पे जितने फोर्स लगे हुए हैं सारे देखना, कोई छूट ना जाए। एक तो इस पे ये T2 लगा हुआ था, तो मैंने इस T2 को ऑब्जर्व किया है, इसके कंपोनेंट कर लिए। एक अर्थ ने इस पे mg लगाया होगा, और इस पे ये T1 भी लगा हुआ है। प्यारे बच्चों, भूल मत जाना इसे। तो इस T1 का ये कंपोनेंट होगा T1 cos अल्फा, और इधर होगा ये वाला जो कंपोनेंट है T1 sin अल्फा। बताइए यस और नो। पहले इतनी बात यस और नो बोल दो जल्दी से। देखो, इसको सॉल्व करते हुए 50% बच्चे ये भूल जाएंगे कि T1 के भी कंपोनेंट करने हैं, वो सिर्फ T2 के कंपोनेंट कर देंगे। देखो, इस ब्लॉक पर T2 और T1 दोनों लगे हुए हैं, तो T2 के भी कंपोनेंट किए, T1 के भी कंपोनेंट किए, और डाउनवर्ड mg भी है। तो अब तुम सिर्फ इसके फ्री बॉडी डायग्राम पर ध्यान दो, सिर्फ इसके फ्री बॉडी डायग्राम पे।
तुम कंपोनेंट कर चुके हो T1 के, तो मैंने हटा दिया यहाँ से। तुम T2 के भी कंपोनेंट कर चुके हो, उसे भी हटा दो। तुम्हारा ध्यान होना चाहिए सिर्फ इस पर। ये है इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना हुआ इस टाइम। यहाँ T1 था, उसके कंपोनेंट हो रखे हैं, यहाँ T2 था, उसके कंपोनेंट हो रखे हैं, नीचे mg। ये सारे फोर्स यहाँ पर बने हुए हैं क्योंकि इक्विलिब्रियम है। तो लेफ्ट का फोर्स राइट के फोर्स के बराबर, मतलब लेफ्ट में है T2 साइन बीटा, राइट में फोर्स है T1 साइन अल्फा। तो लेफ्ट का फोर्स राइट के फोर्स के बराबर, ये जो फोर्स है इसको इसके बराबर होना पड़ेगा, तभी इक्विलिब्रियम होगा। अच्छा, T1 साइन अल्फा इक्वेशन नंबर 2 से ऑलरेडी तुम्हारे पास है कि T1 साइन अल्फा की वैल्यू mg है, इसलिए T2 साइन बीटा इज इक्वल टू T1 साइन अल्फा की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड से है mg। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3, ऊपर कितना फोर्स है T2 cos बीटा, और नीचे कितना फोर्स है ये देखिए T1 cos अल्फा, और नीचे ही एक फोर्स और है mg। सो T2 cos बीटा इज इक्वल टू T1 cos अल्फा। आप देखिए इक्वेशन नंबर 1 से हमारे पास है T1 cos अल्फा दैट इज mg। तो mg प्लस mg, क्योंकि एक mg यहाँ पर ऑलरेडी है ये रहा, और एक mg इसकी T1 cos अल्फा की वैल्यू पुट कर दी। T2 cos बीटा is 2mg. This is my equation number 4. Force on the left side is counterbalanced by force on the right side. Force in the upward direction is balanced by force in the downward direction. So T2 cos beta is balanced by T1 cos alpha plus mg. ये सब m एक जैसे हैं, मैं कभी छोटा लिख देता हूँ कभी बड़ा, तुम एक जैसा लिखना प्लीज। ये सब एक जैसे हैं, स्मॉल लिख रहे हो तो हर जगह स्मॉल ही लिखो, कैपिटल लिख रहे हो तो हर जगह कैपिटल। तो इक्वेशन 3 और 4 हमारे पास आ गई। चलिए वही काम कर दीजिए दोबारा, इक्वेशन नंबर 3 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, 3 और 4 को डिवाइड कर दीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड अपॉन लेफ्ट हैंड साइड साइन अपॉन कॉस इज 10, right hand side upon right hand side. So here you are, beta is tan inverse 1 by 2. Beta is tan inverse 1 by 2. आप दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड कर दो, इक्वेशन 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो ये आएगा T2 स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा प्लस T2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, T2 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, mg स्क्वायर प्लस 2mg स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1। दिस इज 5m स्क्वायर g स्क्वायर, और ये आपका T2 रूट 5 mg। जल्दी से हाथ उठा के इशारा कर दो, समझ आया नहीं आया। इक्वेशन नंबर 3 समझ नहीं आई कार्तिक को? ठीक है कार्तिक, अभी बताता हूं दोबारा। कार्तिक इक्वेशन नंबर 3, बस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के फोर्स को बैलेंस कर दिया था भाई। ये देख T2 साइन बीटा लेफ्ट में आ रहा था, राइट में ही आ रहा था, इनको बैलेंस कर दिया, इस फोर्स को इस फोर्स के बराबर रख दिया। यहाँ पे देखिए रहा, ठीक है कार्तिक। और ये T1 साइन अल्फा हमारे पास ऑलरेडी था ना, कि T1 साइन अल्फा की वैल्यू mg है, तो T1 साइन अल्फा की वैल्यू रिप्लेस कर दी यहाँ पर mg। ऐसे बनी इक्वेशन नंबर 3। अब तो बता दे, समझ आया नहीं आया तुझे? ओके बच्चों,
तो जैसे आप वो सवाल कर रहे थे जिसमें ब्लॉक्स कांटेक्ट में रखे हुए थे, है ना, तो उस तरीके के सवाल ऐसे भी बनाए जा सकते हैं कि कांटेक्ट में नहीं रखे लेकिन एक वायर से कनेक्टेड है, ऐसे सवाल बनाए जा सकते हैं। चलो देखो तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड। ये है 5 kg, ये है 10 kg, और ऐसे पुल किया जा रहा है 30 न्यूटन का फोर्स लगा के स्मूथ सरफेस पर, फ्रिक्शन नहीं है। फाइंड टेंशन इन द वायर कनेक्टिंग द ब्लॉक्स। फाइंड टेंशन इन द वायर कनेक्टिंग द ब्लॉक्स। जो वायर ब्लॉक्स को कनेक्ट कर रही है उसमें टेंशन बता दीजिए। सबसे पहले तो नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू टोटल मूविंग मास मल्टीप्लाइड विद एक्सेलरेशन। तो 30 इज इक्वल टू 15 ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है इतना? ये सिस्टम लेफ्ट साइड में जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। वही स्टेप 1, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू टोटल मूविंग मास मल्टीप्लाइड विद एक्सेलरेशन, एफ इज इक्वल टू एम ए। और उसके बाद मैं आपसे पूछ रहा हूं टेंशन इन द वायर कनेक्टिंग द ब्लॉक्स। आप किसी भी एक ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हो, एनी वन। आप 5 का भी बना सकते हो और आप 10 का भी बना सकते हो, योर चॉइस। अगर आप 10 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो तो वो ऐसे बनेगा, 10 kg पे सिर्फ एक ही फोर्स है टी। 5 kg पे देखें तो एक तरफ टी आ रहा है और एक तरफ वो फोर्स है जो एक्सटर्नल लगा हुआ है, दैट इज एफ इज इक्वल टू 30। क्योंकि पूरा सिस्टम लेफ्ट में जा रहा है तो ये ब्लॉक भी लेफ्ट में जा रहा है, ए इज इक्वल टू 2, और ये ब्लॉक भी लेफ्ट में जा रहा है, ए इज इक्वल टू 2। आप इससे सॉल्व करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे 30 माइनस टी, क्योंकि 30 की डायरेक्शन में है मूवमेंट तो 30 बड़ा फोर्स है। 30 माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। सो 30 माइनस टी इज इक्वल टू 5 इंटू 2 इज 10, तो यहाँ से टी की वैल्यू आ जाती है 20। और अगर आप यहाँ से करते तब भी नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक ही फोर्स था तो आंसर आता है 20। तो एनी हाउ द आंसर इज 20। तो आप देख सकते हैं कि जो उन सवालों में नॉर्मल रिएक्शन का काम था वो काम यहाँ पे कौन कर रहा है? टेंशन। और बिल्कुल उसी तरीके से अगर मान लीजिए आप साइड बदल देंगे तो टेंशन भी बदल जाएगी। आप करके देख लीजिए। अभी हमने इधर की तरफ रखा 5 kg और इधर की तरफ हमने रखा 10 kg। 5 kg और 10 kg, और अब आप फोर्स इधर इधर की तरफ से लगा दीजिए ऐसे, F इज इक्वल टू 30 न्यूटन। बताइए टेंशन इन द कनेक्टिंग वायर, फास्ट। टेंशन इन द कनेक्टिंग वायर। जी हाँ बिल्कुल, आप कहेंगे एफ एक्सटर्नल तो वो है 30 न्यूटन। एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू टोटल मूविंग मास मल्टीप्लाइड विद एक्सेलरेशन। तो 30 इज इक्वल टू 15 ए इज इक्वल टू आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए इज इक्वल टू आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और उसके बाद कनेक्टिंग वायर में टेंशन चाहिए। वायर टाइट हो गई होगी ऐसे। आप फ्री बॉडी डायग्राम पर ध्यान दीजिए, ये आपका 5 kg है और ये आपका 10 kg है।
10 kg पे इधर लगा हुआ है F = 30 और इधर लगा हुआ है T, 5 kg पर लगा हुआ है T। इस तरह से ये है फ्री बॉडी डायग्राम, ये इधर चल रहा है A = 2 से और ये इधर चल रहा है A = 2 से। तो बस आप कह सकते हैं नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन किसी भी एक ब्लॉक से। चलिए इससे कर लेता हूं। तो फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यहां से आ गई है 10 न्यूटन, बिल्कुल सही जवाब आपका। तो अभी वो टेंशन 20 हुआ करती थी और अब कितनी हो गई 10। बच्चों किसी वायर में टेंशन जितनी बढ़ती जाएगी ना, उसके टूटने के चांस उतने बढ़ते जाएंगे। वायर में टेंशन बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, तो एक टाइम ऐसा होगा कि वायर टूट जाएगी। तो इसलिए ज्यादा टेंशन से टूट जाती है वायर। तो अगर कोई कमजोर वायर है, प्रैक्टिकली सोचो, तुम्हारे पास दो ब्लॉक है अलग अलग मास के, एक थोड़ा हल्का है एक थोड़ा भारी है, अलग अलग मास है, और तुम्हें खींच के ले जाना है, तो किसी एक मास को ही पकड़ोगे। अगर दो ब्लॉक आपस में बंधे हुए हैं और तुम्हें खींच के ले जाना है, तो ऑब्वियसली तुम तो किसी एक मास को ही पकड़ोगे। फॉर एग्जाम्पल लेट से, नहीं दोनों को भी पकड़ सकते हो, लेकिन मान लो कि ऐसी सिचुएशन है कि काफी बड़ा है साइज में मास, दोनों नहीं पकड़ सकते, तो हमने सोचा एक को पकड़ के और खींचते हैं, दूसरा अपने आप खींच के आ जाएगा। तो बताओ किसमें समझदारी है, क्या करोगे? भारी वाला मास अगर तुम पकड़ लोगे और उसको खींचोगे तो वायर में टेंशन कम आएगी, और अगर तुम कम छोटे वाला मास को पकड़ के खींचोगे तो फिर वायर में टेंशन ज्यादा आएगी। तो वायर टूटने के चांस किस केस में होंगे सोच लो। तो वायर ना टूटे उसके लिए तुम्हें क्या करना है, कुछ रियलाइज हुआ? हाथ उठा दो कुछ रियलाइज हुआ हो तो जल्दी से। समझ गए ना? तो क्या करोगे, बड़े वाले ब्लॉक को पकड़ के, बड़े वाले को तुम पकड़ लो, वायर का काम होगा छोटे वाले को खींचना, वायर नहीं टूटेगी। अगर तुमने छोटे वाला पकड़ लिया तो वायर की जिम्मेदारी है बड़े मास को खींचना, वायर टूट जाएगी फिर, मतलब टूटने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। डिपेंड करता है वायर की स्ट्रेंथ क्या है, उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या है, उस पर डिपेंड करेगा उसके आगे। नव्या कुछ पूछना है क्या, हाथ उठाया है बेटा? एटवुड मशीन, इसको पुली भी कहते हैं। देखिए, तो हमारे पास है ये एक पुली। बच्चों ये पहले जरा मेंशन कर देना कि जब तक पुली में मास गिवन ना हो, पुली को हमेशा मासलेस मानते हैं। मेंशन कर दो, ये बात लिख दो। और पुली में मास कभी दिया ही नहीं होगा। रोटेशनल मैकेनिक्स जब आप पढ़ रहे होगे तब जाके पुली में मास दिया जाएगा, लॉज ऑफ मोशन में कभी नहीं। जब तक पुली में मास नहीं होगा, सॉरी, जब तक पुली का मास दिया नहीं होगा तब तक आप पुली के मास को नेग्लेक्ट करेंगे, पुली को मासलेस कंसिडर करेंगे। तो ये एक पुली है और इसमें एक तरफ फॉर एग्जांपल मास है m और दूसरी तरफ 2m, एक तरफ m और दूसरी तरफ 2m। बच्चों सारे फोर्स बनाओ, बताओ वायर टाइट होगी या लूज इस टाइम? वायर टाइट होगी या लूज, जल्दी से बता दो। इस तरह से अगर तुमने दो ब्लॉक कनेक्ट कर दिए तो वायर टाइट होगी या लूज? ऑब्वियसली। और टाइट वायर में होगी टेंशन, टेंशन हमेशा इनवर्ड्स होती है, टेंशन हमेशा इनवर्ड्स होती है। सेम वायर में सेम टेंशन लूंगा, बीच में मास तो कहीं आया नहीं, पुली तो मासलेस मानी गई है। तो ये वायर ऐसे घूम के आई है पुली के ऊपर से, सेम वायर है ना, पूरी सेम ही है वायर, तो सेम वायर में सेम टेंशन। टेंशन हमेशा अंदर की तरफ बनाई जाती है, इनवर्ड वायर में अंदर की तरफ लगती है। तो ऐसे इधर भी टी लगाया, ऐसे इधर भी टी लगाया।
क्योंकि पुली मासलेस है ना। रोटेशनल मैकेनिक्स मैंने कहा आगे आएगा, काफी आगे आएगा रोटेशनल मैकेनिक्स अभी, तो उसमें पुली में मास आएगा। तो उस टाइम अगर एक तरफ T1 होता तो दूसरी तरफ T2 लेता, क्योंकि पुली में मास होता तब। तो ये दोनों टेंशन हो गए जी सेम। अच्छा, अब ग्रेविटी अपना काम नहीं भूलेगी, ग्रेविटी इस मास को अपनी तरफ पुल करेगी और इस मास को भी अपनी तरफ पुल करेगी। ये हैं फोर्स जो ग्रेविटी ने लगाए। किसी को कुछ पूछना हो तो हाथ उठा दो जल्दी से। अच्छा, mg चाहता है कि पुली एंटी क्लॉकवाइज घूमे। mg, यस। अगर mg से पूछें, अगर सिर्फ mg लगा हुआ होता तो पुली एंटी क्लॉकवाइज घूमती, और 2mg चाहता है कि पुली क्लॉकवाइज घूमे। तो ये बताओ mg और 2mg एक दूसरे की सपोर्ट में है या एक दूसरे के अगेंस्ट है? जल्दी से बता दो। mg और 2mg एक दूसरे की सपोर्ट में है या एक दूसरे के अगेंस्ट है? अगेंस्ट है, यस। mg कह रहा है लेफ्ट में और 2mg कह रहा है राइट में। तो सबसे पहला काम वही करूंगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू टोटल मूविंग मास मल्टीप्लाइड विद एक्सेलरेशन। बात समझ में आ गई हो तो हाथ उठा दो। नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू टोटल मूविंग मास मल्टीप्लाइड विद एक्सेलरेशन। 2mg minus mg is mg, that is equal to 3ma. A is equal to g by 3. A is equal to g by 3. तो g by 3 एक्सेलरेशन से ये सिस्टम चलेगा। किधर चलेगा? बड़े वाले फोर्स की मर्जी चलेगी। ये ब्लॉक नीचे चलेगा, पुली ऐसे घूमेगी, और ये ब्लॉक ऊपर चलेगा। बंधे हुए हैं, जितना 2m नीचे चलेगा m उतना ही ऊपर चलेगा, बंधे हुए हैं। बिल्कुल आइडियल कंडीशन मानी जाती है कि वायर मासलेस है, पुली मासलेस है, वायर पुली पर स्लिप नहीं हो रही है। जब पुली घूमेगी तो वायर उसके साथ साथ, समझ गए, स्लिप नहीं होगी पुली पे। तो इस तरह से A की वैल्यू आ गई g/3। और इतना करने के बाद आप किसी भी एक ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम देख लीजिए, किसी भी एक का। आप M का देख लीजिए या आप 2m का देख लीजिए, किसी भी एक का। मान लीजिए कि मैं M का देख लेता हूं फ्री बॉडी डायग्राम। तो जो M मास का ब्लॉक है उस पर कितने फोर्स लगे हुए हैं? एक तो उस पर ऊपर की तरफ T लगा हुआ है और उस पर नीचे की तरफ लगा हुआ है mg। और ये M मास का ब्लॉक चल किधर रहा है? M मास का ब्लॉक ऊपर की तरफ चल रहा है, ऊपर। तो अगर ऊपर की तरफ चल रहा है तो ऊपर वाला फोर्स बड़ा होगा। तो नेट फोर्स इज T माइनस mg, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो T माइनस mg इज इक्वल टू ma, जहां A आप पहले ही निकाल चुके हैं g/3। तो T इज इक्वल टू mg प्लस mg/3, दैट मीन्स 4mg/3। तो ये होगी वायर में टेंशन और ये होगा एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। अच्छे से समझ गए हो? दिव्यानी हाथ उठा हुआ है बेटा, कुछ पूछना है? दिव्यानी कुछ पूछना है? कार्तिक पूछना है कुछ? ओके कार्तिक, अनम्यूट एंड स्पीक। सर ये दोनों की टेंशन सेम क्यों होगी सर? क्योंकि बेटा पुली मासलेस है और यहां से यहां तक वायर सेम है। ये वाली वायर और ये वाली वायर सेम है, ये अलग वायर नहीं है। तो सेम वायर में सेम टेंशन जब तक बीच में मास नहीं आता। और पुली मैंने क्या बताई थी? मासलेस।
तो जब तक पुली मासलेस है, देख अब ऐसे समझ, ये एक ब्लॉक लगा हुआ है, ये दूसरा ब्लॉक लगा हुआ है, और फिर यस यहाँ पे एक वायर है, फिर यहाँ पे ब्लॉक लगा हुआ है। तो यहाँ पे टेंशन को अगर T1 लिखेगा तो यहाँ पे T2 को लिखेगा, क्योंकि बीच में क्या है, मास। लेकिन अगर ये बीच में मास नहीं होता, अगर ऐसे होता, तो फिर यहाँ जो टेंशन होती उतनी टेंशन यहाँ पे होती। बता, समझ गया? यस सर। बीच में मास आता है तब बदलती है, पुली मासलेस है, इसलिए सेम ली है। यस सर। चलो जी, अब एक सवाल आप करके दिखा दो ऐसे ही। अगर आप समझ गए हो तो आप करके दिखा दो प्लीज। massless pulley, massless wires, this side M1, this side M2, given M1 is greater than M2. Find acceleration of each block and tension in the string. पूरे 2 मिनट दे रहा हूं। बच्चों, ये पूरी एक ही वायर है जो लेफ्ट से राइट तक जा रही है। टेंशन हमेशा अंदर की तरफ बनाई जाती है, तो लेफ्ट साइड में भी वायर के अंदर की तरफ इनवर्ड्स बनेगी टेंशन, राइट साइड में भी इनवर्ड्स बनेगी टेंशन। क्योंकि पुली को मासलेस कंसिडर किया जाएगा, तो इसलिए पूरी वायर में सेम टेंशन होगी। आप T1 T2 नहीं लिखेंगे, हर जगह T ही लिखेंगे। देखिए, टेंशन तब बदलती है जब बीच में मास आ जाता है। अगर बीच में मास नहीं आया तो टेंशन नहीं बदलेगी। आप पूरी वायर में सेम टेंशन ही लिखेंगे। ग्रेविटी M1 पर लगाएगी M1G और M2 पर लगाएगी M2G। आपसे कहा गया कि बड़ा फोर्स कौन है, बड़ा मास कौन है, M1। तो अगर M1 बड़ा मास है तो M1G बड़ा फोर्स होगा और बड़े फोर्स की ही मर्जी चलेगी। इसलिए M1G के अकॉर्डिंग सिस्टम को चलना पड़ेगा। जिधर M1G कह रहा है उधर चलना पड़ेगा, तो M1 नीचे चलेगा। ये पुली एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगी और M2 मास ऊपर चलेगा, लाइक दिस। तो पहला स्टेप आप कहेंगे नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स is equal to total moving mass multiplied with acceleration। यहां से एक ही वैल्यू आ जाएगी, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड विद g। कितने बच्चे सही हैं, हाथ उठाइए यहां तक। पहला स्टेप, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू टोटल मूविंग मास मल्टीप्लाइड विद एक्सेलरेशन। तो यहां से एक ही वैल्यू हमारे पास m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू g। बच्चों, इसके बाद आप किसी भी एक ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम देख सकते हैं। किसी भी एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन आप निकाल चुके हैं, अब टेंशन ढूंढना है हमें। मान लीजिए कि मैं m1 को देखूं, तो m1 पर अपवर्ड फोर्स लगा हुआ है T और डाउनवर्ड फोर्स लगा हुआ है m1G, और ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है इसका डाउनवर्ड, m1 का। तो इसीलिए अगर डाउनवर्ड मोशन है तो डाउनवर्ड फोर्स बड़ा होगा। तो इक्वेशन आएगी
m1g minus t is equal to m1a. m1g minus t is equal to m1a. So keep it simple. m1g minus t is equal to m1a, where a is what? A was m1 minus m2 upon m1 plus m2 into g. a की वैल्यू m1 minus m2 upon m1 plus m2 into g. तो बच्चों ये आता है m1g माइनस m1g m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू t. ये माइनस t राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया है, इसलिए प्लस t बन गया है, और जो राइट हैंड साइड में लिखा था उसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया है. बात समझ में आ गई? यहाँ बच्चों मुझे यहाँ कॉमन नजर आ रहा है m1g 1 माइनस m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू t. ये होगा नेक्स्ट स्टेप. m1g एलसीएम ले लीजिए, m1 प्लस m2 आएगा, m1 प्लस m2 m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 एलसीएम लेके इज इक्वल टू t. सो इट इज m1g m1 प्लस m2 माइनस m1 प्लस m2, तो ऊपर 2m2 बचेगा क्योंकि m1 माइनस m1 तो कैंसिल हो जाएगा, नीचे m1 प्लस m2 इज इक्वल टू टेंशन. So it is simple 2m1 m2 upon m1 plus m2 into g. चलिए हाथ उठाइए, जल्दी बताइए कौन कौन सही है. 2m1 m2 upon m1 plus m2 into g. बहुत बढ़िया, well done. 2m1 m2 upon m1 plus m2 into g. बच्चों एक टेस्ट ले लूं छोटा सा. बताया था ना इस बार टेस्ट लूंगा. कौन सा? सब्जेक्टिव. तो सब्जेक्टिव टेस्ट है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का. सब्जेक्टिव टेस्ट है. और टाइम होगा 8 PM to 9 PM संडे. अच्छे से प्रिपेयर करके देना. टेस्ट कैसे होगा? मैं आपको सेंड करूंगा PDF, ठीक है, एग्जैक्ट 8 बजे, और आप उस टाइम जूम पर रहेंगे वीडियो ऑन करके लाइव 8 to 9. ठीक है जी. तो आप अपना लाइव मतलब वीडियो ऑन करके बैठोगे टेस्ट देने के लिए, जिससे मैं आपको टेस्ट देते हुए देख सकूं, और आप 8 PM to 9 PM देंगे टेस्ट. उसके लिए तरीका क्या है? PDF मैं सेंड कर दूंगा आपको, जैसे किसी भी नंबर पे, तो आप किसी दूसरे मोबाइल पे उसको WhatsApp पे सेंड कर लेना, कैसे भी सेंड कर लेना, ठीक है, और अपने जूम मीटिंग को ऑन करके लाइव हो जाना. ओके बच्चों, थैंक यू सो मच. मिलते हैं 8 PM. कोई बात नहीं वंश, दूसरे फोन पे कैमरा होगा, उस पे आ जाइएगा, ठीक है. टेस्ट लाइव ही होगा. मैं देखूंगा कि 8 PM to 9 PM का मतलब बिल्कुल आप अच्छे से डिसिप्लिन से एकदम शांत बैठ के ठीक एटमॉस्फेयर में टेस्ट दें. थैंक यू बच्चों, टेक केयर, मिलते हैं.